Hello everyone. Welcome back to Bansal Academy. 75 मोस्ट प्रोबेबल कंसेप्ट सीरीज जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड उनके जो हॉर्मोन्स हैं। अब देखो टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीएसआईआर के अंदर अक्सर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। या तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा या फिर आपको स्टेटमेंट्स दी जाती हैं हॉर्मोन्स के फंक्शंस के रिगार्डिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। जितने भी एमपीसी सीरीज के कॉन्सेप्ट्स हैं सभी कॉन्सेप्ट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं एमपीसी सीरीज के वो आपको सीएसआईआर के सीएसआर नेट लाइफ साइंस बंसल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं खुद की एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप बंसल एकेडमी की टेक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। इसमें आपको मॉक टेस्ट है टेस्ट सीरीज जो है वो लगाने के लिए मिल जाएगी जिससे आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए, तो जितने भी कॉन्सेप्ट है एनिमल फिजियोलॉजी के वो गाइटन एंड हॉल की जो मेडिकल फिजियोलॉजी बुक है वहीं से लिए गए हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हॉर्मोन्स। तो सबसे पहले बात की जाए एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तो हमारी बॉडी की ना मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं या किसी सेल की एक्टिविटी लगा लो टिश्यूज की लगा लो या ऑर्गन्स की लगा लो। ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज होती हैं ये कोऑर्डिनेट होती है। देखो या तो नर्वस सिस्टम के द्वारा कोऑर्डिनेट होती हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं कुछ केमिकल्स होते हैं जिनके द्वारा ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो कोऑर्डिनेट की जाती है। और इन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं हॉर्मोन्स बोलते हैं। अब जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं सारे के सारे जो हॉर्मोन्स हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस किए जाते हैं प्रोड्यूस एंड सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे हाइपोथैलेमस है पीनल ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड है थायराइड पैराथायराइड थाइमस ग्लैंड है ना। इवन की हमारा जो स्टमक है इसके अंदर भी कुछ जी सेल्स हैं जो गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं एडिनल ग्लैंड है ना। ऐसे ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी कुछ सेल्स होते हैं जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जैसे ब्रूनल ग्लैंड है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सिक्रीटिन कोलसिस्टोकाइनिन को रिलीज करते हैं। पेनक्रियास है किडनी है ना। इसके अलावा हमारे ओवरीज होती हैं टेस्टिस होते हैं जिनको हम गोनाड्स बोलते हैं। अब हॉर्मोन्स जो होते हैं बेसिकली इनका काम करने का सिस्टम क्या होता है। देखो एक होता है सिक्रेटरी सेल जो क्या करता है हार्मोन को सिंथेसाइज करता है एंड सिक्रेट करके इसको ब्लड में डाल देता है। अब क्या होता है कि वो जो हार्मोन होता है वो जो केमिकल होता है वो ब्लड के थ्रू क्या करता है पूरी बॉडी के अंदर घूमता है। अब पूरी बॉडी के अंदर जब वो घूमता है तो वो क्या ढूंढता है कि मेरा वाला रिसेप्टर कहाँ पे है ना। तो ये जो हार्मोन यहाँ से सिक्रीट किया गया है कि अपने रिसेप्टर की तलाश में इधर से उधर घूमता रहता है। अब होता क्या है ऐसा सेल जिसके पास रिसेप्टर होता है उसी को हम बोलते हैं टारगेट सेल। तो एक सिक्रेटरी सेल था जिसने हार्मोन को सिक्रेट किया है ना। हार्मोन सिक्रेट हुआ वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर चला गया ब्लड से वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है इधर उधर घूम रहा है। और ऐसा सेल जिसके पास उस सेम हार्मोन का रिसेप्टर है उसको बोलेंगे टारगेट सेल। तो जो हार्मोन होगा वो अपने टारगेट सेल के ऊपर अपने रिसेप्टर के थ्रू क्या करेगा बाइंड करेगा। और फिर रिसेप्टर के अंदर जो भी अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं सेल सेल के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होती है सेल सिग्नलिंग वगैरह उस कास्केड के थ्रू जो भी मैसेज होता है वो पहुंच जाता है कहाँ पे डीएनए के पास। फिर उस तरीके से जो डीएनए होता है वहां पे जो जीन्स हैं वो अपने आप को क्या करते हैं ट्रांसक्राइब करते हैं है ना। तो जिसके पास किसी भी तरह का कोई भी रिसेप्टर नहीं होता जिसके पास किसी भी तरह का कोई भी रिसेप्टर नहीं होता वहां पे ये हार्मोन जो है ये केमिकल है ये कभी भी कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है कि एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं बेसिकली जो हॉर्मोन्स होंगे ये सारे के सारे क्या होते हैं टोटली स्पेसिफिक होते हैं। क्यों स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि ड्यू टू देयर रिसेप्टर। हर एक हार्मोन का क्या होगा एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होगा जो किसी ना किसी टारगेट सेल के ऊपर प्रेजेंट होगा। फिर वही सेल क्या करता है जो हॉर्मोन्स है उनका क्या करता है रिस्पॉन्ड करता है ना। जैसे यहाँ देखो ये एक सिक्रेटरी सेल है इसने हॉर्मोन्स को कहाँ डाल दिया ब्लड के अंदर डाल दिया। अब ये इधर उधर घूम रहा है ना।
तो इसने देखा कि ये भी मेरा यहाँ पे भी रिसेप्टर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी रिसेप्टर प्रेजेंट है, और दोनों के पास क्या थे, रिसेप्टर प्रेजेंट थे, तो टारगेट सेल दोनों थे, तो दोनों के ऊपर क्या किया, दोनों के ऊपर जाके बाइंड कर गया। अब जो भी इफेक्ट होगा वो दोनों के ऊपर जाके अपना इफेक्ट जो है वो क्या करेगा, शो करेगा। तो इस तरीके से जो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, अपने एक्शंस को परफॉर्म करते हैं ना। सो सबसे पहला जो हार्मोन्स के एक्शन का स्टेप क्या होता है, वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ क्या करना होता है, बाइंड करना है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टारगेट सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब ये जो ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास ऐसा कोई भी रिसेप्टर नहीं होता, वो कभी भी उस हार्मोन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना है ना, ये एग्जाम की स्टेटमेंट है ऑलरेडी, है ना। तो जो सेल जिसके पास कोई रिसेप्टर नहीं होता वो कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। इसके अलावा जो रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ सेल्स के अंदर जो टारगेट सेल्स के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो तो मेम्ब्रेन्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली वो साइटोप्लाज्म के अंदर या फिर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और बेसिकली देखो, ये एक सेल है, ये एक सेल है, या तो सरफेस के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, है ना, या अंदर कहीं पर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। देखो एक हार्मोन है, अगर तो ये स्टीरॉयड नेचर का हार्मोन है, अगर तो ये स्टीरॉयड नेचर का हार्मोन है, तब तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज करेगा और डायरेक्ट अपने रिसेप्टर के साथ अंदर बाइंड कर जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान के चलो कोई पेप्टाइड हार्मोन है ना, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ सरफेस वाले रिसेप्टर के ऊपर जाके क्या करता है, बाइंड करता है। तो बेसिकली क्या पता चलता है यहाँ पे कि जो ऐसे सेल्स, जिन ऐसे हॉर्मोन्स जो कि पोलर नेचर के होते हैं या पेप्टाइड नेचर के होते हैं, उनका जो रिसेप्टर होता है वो सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। जबकि स्टीरॉयड नेचर के जो हॉर्मोन्स होते हैं बेसिकली, है ना, उनका जो रिसेप्टर होता है बेसिकली वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है या फिर डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। गॉट इट, है ना। अब देखो बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ये सारे की सारे एंडोक्राइन ग्लैंड की लिस्ट है, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, गोनाड्स, है ना। अब आप बोलोगे सर पहले वाले डायग्राम में हाइपोथैलेमस था, यहाँ पे हाइपोथैलेमस नहीं है, तो हाइपोथैलेमस के बारे में भी हम पहले बात करते हैं। देखो हाइपोथैलेमस जो होता है ना बेसिकली, अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो जब भी हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर फोर ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। तो ये किसका पार्ट होता है, पार्ट होता है किसका, पार्ट ऑफ ब्रेन होता है ना। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पता क्या होता है, ये प्रॉपर ब्रेन का पार्ट नहीं होता। मान के चलो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान के चलो ये क्या है, यहाँ पे ब्रेन है, और ये इस तरफ यहाँ पे मान के चलो इस तरफ यहाँ पे क्या है, कोई एंडोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का जो काम होता है बेसिकली, इंटरमीडिएट का काम यहाँ पे कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो हाइपोथैलेमस का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो होता है हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करना, लिंक करना, किससे, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से। लेकिन ये लिंक किसके थ्रू होता है, ये लिंक जो होता है ये हमेशा पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू लिंक होगा। तो ये लिंक हमें कहाँ पे किसके थ्रू देखने को मिलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ही देखने को मिलता है ना। तो चलो अब पढ़ते हैं इसके बारे में। तो एक तो ये हो गया, दूसरा जो जितनी भी सिक्रीशन होती है ना, ऑल दी सिक्रीशन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो हाइपोथैलेमस ये रहा, इसके नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारा का सारा क्या है यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जितनी भी सिक्रीशंस को करता है, वो सारी की सारी जो सिक्रीशंस होती है वो किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेट की जाएगी। जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, वो सारी की सारी किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। अब देखो ध्यान से, हमारी बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसका जो बादशाह जो है ना, एंडोक्राइन सिस्टम का जो सरताज है, जो किंग है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसको क्या बोल देंगे, मास्टर ग्लैंड बोलेंगे। अब इस मास्टर ग्लैंड की जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं, जितनी भी सिक्रीशन ये करेगा, वो सारी की सारी कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को हम मास्टर का भी मास्टर बोलते हैं, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, है ना। सो अब देखो ध्यान से, अगर पिट्यूटरी को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, अगर पिट्यूटरी को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, जहां पे भी ये प्रेजेंट होता है ना। देखो बेसिकली हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। अगर आप पिट्यूटरी को रिमूव कर देते हो, है ना, तो उसके बाद पता क्या होता है, जितने भी जो सिग्नल्स होते हैं बेसिकली, जितने भी जो हॉर्मोन्स होते हैं, है ना, जो कहाँ से निकलते हैं, जो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, एंड पिट्यूटरी के ऊपर जाके क्या करते हैं, वर्क करते हैं, है ना। तो इन सभी के जो फंक्शंस होते हैं बेसिकली, क्योंकि देखो क्या होता है, हाइपोथैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा,
जो पिट्यूटरी होगा ये पूरी बॉडी के जो भी बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करता है। अब जब हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ही हमने गायब कर दिया, पिट्यूटरी ही मान के चलो नहीं है, उस टाइम पे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस बहुत अमाउंट में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाते हैं, है ना। सो बेसिकली जो सिक्रीशन की रेट होती है बाकी हॉर्मोन्स की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझो, जैसे ये देखो ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस मोस्टली जितने हॉर्मोन्स को रिलीज करता है उनको हम बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, रिलीजिंग हॉर्मोन्स बोलते हैं, है ना। जैसे इसने रिलीज किया, इसने रिलीज किया गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये क्या करेगा, ये पिट्यूटरी के ऊपर जाके क्या करेगा, वर्क करेगा और पिट्यूटरी से एफएसएच एंड एलएच को रिलीज करवाएगा। ऐसे ही हाइपोथैलेमस रिलीज करता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये अगेन पिट्यूटरी के ऊपर जाके वर्क कर गया और वहां यहाँ से ये फिर एक एसिड एसीटीएच को रिलीज करवाता है। फिर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, इसको रिलीज किया जाएगा हाइपोथैलेमस के द्वारा। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है यहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाता है। पीआरएस जो है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाएगा। ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये ग्रोथ हार्मोन को, जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगा, है ना। अब देखो ध्यान से, अगर मान के चलो कि ये जो पिट्यूटरी है, ये वाला जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ही अपनी जगह से गायब मान के चलो ये है ही नहीं यहाँ पे, सपोज करो ये है ही नहीं यहाँ पे, तो ये जितने भी हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रेट होंगे इन सब हॉर्मोन्स की वजह से ये एफएसएच एसीटीएच टीएसएच प्रोलैक्टिन ये सारे के सारे हॉर्मोन अगर रिलीज होते थे, सिक्रेट हो रहे हैं, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ही यहाँ से गायब कर दिया जाएगा तो ना तो कभी एफएसएच रिलीज होगा, अगर एफएसएच रिलीज नहीं होगा तो गोनैड का जो फंक्शन आगे जाके इसके ऊपर इसका फंक्शन डिक्रीज होएगा। ऐसे ही एड्रिनल कोर्टिकल मतलब जितने भी आगे ग्लैंड्स होते हैं सभी के सभी ग्लैंड्स जो है वो उनकी सिक्रीशन कम हो जाएगी। तो अपने आप में ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा आपको ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जो एडीएच होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको हम वैसोप्रेसिन बोलते हैं, एंड जो ऑक्सीटोसिन होता है बेसिकली, ये दोनों के दोनों हार्मोन्स जो होते हैं ये सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं, ये सिंथेसाइज हमेशा हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं और इनको टेम्परेरी कहाँ पे स्टोर किया जाता है, पिट्यूटरी के अंदर। ये पिट्यूटरी से सिर्फ रिलीज होते हैं, एक्चुअली में इनकी सिंथेसिस जो है ये कहाँ पे होती है, ये हाइपोथैलेमस के अंदर होती है। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ये सीसा इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है ना। तो आई होप आपको पिट्यूटरी के फंक्शन समझ आएंगे। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बेसिकली ये पिट्यूट जो हाइपोथैलेमस होता है बेसिकली ये पिट्यूटरी का फंक्शन कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी आगे बाकी जो एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं जो ग्लैंड्स होते हैं उनके फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो चलिए अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को देखते हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और भी नाम है, इसको हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं, है ना। अगर इसकी लेंथ की बात की जाती है तो 1 सेंटीमीटर के आसपास इसका डायमीटर होता है और लेंथ की और वेट की बात की जाए तो 0.5 से लेके 1 ग्राम तक इसका वेट होता है। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बेसिकली ये ना सेला टर्सिका नाम की कैविटी होती है ब्रेन के अंदर, उस कैविटी के अंदर पाया जाता है। ये कैविटी बनती कैसे है, ब्रेन से बनती है ना। तो सेला टर्सिका नाम की जो कैविटी होती है जो ब्रेन के अंदर पाई जाती है वहां पे ये क्या पाया जाएगा, वहां पे ये पाया जाता है। अब मान के चलो ये हाइपोथैलेमस है, आई तो हाइपोथैलेमस इस तरीके की एक स्टॉक निकलती है, एक स्टॉक निकलेगी, इसको हाइपोफाइजल स्टॉक बोलते हैं। और इस स्टॉक के इस तरीके से ऐसे अटैच होता है क्या, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे अटैच होगा क्या, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना। तो ये कौन सी स्टॉक है, ये है हाइपोफाइजियल स्टॉक है ना। इसको पिट्यूटरी स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है ना, इसको पिट्यूटरी स्टॉक के नाम से भी। तो हाइपोथैलेमस होगा, है ना। ये देखो ऊपर सारा का सारा क्या है, हाइपोथैलेमस है। अच्छा अब देखो सीएसआर ने एक बार पूछा था कि ये मेमोरी बॉडी कहाँ पाई जाती है, तो मेमोरी बॉडी किसका पार्ट होती है, हाइपोथैलेमस का पार्ट होती है। हो सकता है अगली बारी ऑप्टिकल कियाज्म के बारे में पूछ ले, है ना। तो ये आर्टरीज होती है बेसिकली और ये देखो सारे के सारे ये स्टॉक है, ये पूरा का पूरा एरिया किसका है, स्टोक है। और आगे ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो टू पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। एक तो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो कि छोटा होता है और एक होता है इंटीरियर पिट्यूटरी, है ना। जैसे मान के चलो ये आपको जो बड़ा वाला हिस्सा नजर आ रहा है ये है एंटीरियर पिट्यूटरी और ये जो छोटा वाला हिस्सा नजर आ रहा है ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। तो अब इन दोनों के ना फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं, तो देखते हैं।
तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पोर्शन होता है उसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, जिसको एडिनोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो पोस्टीरियर वाला पिट्यूटरी होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोफाइजल बोलते हैं, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 75% के आसपास जो साइज है वो इसका होता है, 25% के आसपास न्यूरोफाइजल होता है। ओके, अब इन दोनों के बीच में ना एक कैविटी होती है जिसको पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये जो कैविटी होती है, इस कैविटी को क्या बोलते हैं, पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं। ये जो कैविटी है दिस इज पार्स इंटरमीडिया। यहाँ से एक हार्मोन निकलता है MRT, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, MRH, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, है ना। तो देखते हैं, तो अब देखो ध्यान से, ये ना ह्यूमंस के अंदर लगभग लगभग एब्सेंट होती है, ह्यूमंस के अंदर एब्सेंट होती है, लेकिन जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर हमें पार्स इंटरमीडिएट जो है वो देखने को मिलती है ना। तो ये रहा हमारे सामने, ये हाइपोथैलेमस ऊपर पूरा का पूरा रीजन है, और ये देखो ये स्टॉक है छोटी सी, जिसके साथ क्या है, हाइपोथैलेमस के साथ क्या है, पिट्यूटरी अटैच है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, और ये बीच में जो इंटरमीडिएट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं कि कौन से हार्मोन निकलते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी की, कि कौन से हार्मोन जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा निकलते हैं, तो एक तो यहाँ से निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक तो यहाँ निकलेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ से निकलेगा। अब ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये आगे जाके किसके ऊपर काम करेगा, थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। ऐसे ही दूसरा यहाँ से जो हार्मोन निकलता है वो है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एड्रिनल कोर्टेक्स के ऊपर काम करेगा। तीसरा जो निकलता है वो FSH है, LH है ना, ये टेस्टिस के ऊपर काम करते हैं, ओवरी के ऊपर काम करते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो है ये पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर काम करेगा। प्रोलैक्टिन जो होता है ये मेमरी ग्लैंड के ऊपर काम करता है, ये बेसिकली मिल्क को प्रोड्यूस करने में रोल प्ले करता है। उसके अलावा जो एंडोमॉर्फिन्स होते हैं, बेसिकली इनको एंडोर्फिन्स बोल देते हैं, ये पेन रिसेप्टर होते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है। ये बेसिकली एंडोर्फिन्स होता है, बेसिकली पेन रिसेप्टर के ऊपर ये काम करता है। गॉट इट। तो यहाँ से कौन से हार्मोन निकलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ACTH निकलेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ACTH निकलेगा, FSH निकलेगा, LH निकलेगा, इसके अलावा PRL निकलेगा, है ना। इसके अलावा एंडोमॉर्फिन, एंडोमॉर्फिन, है ना। तो ये सारे के सारे हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं, कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और देखो ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये किसी ना किसी दूसरे ग्लैंड के ऊपर जाके वहां से हार्मोन्स को रिलीज करवाते हैं, इसलिए पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, है ना। तो दूसरा अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक तो ऑक्सीटोसिन निकलता है, एक यहाँ से निकलता है वैसोप्रेसिन। अब देखो ऑक्सीटोसिन के ऊपर क्वेश्चन आता है, देखो वैसोप्रेस, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन के ना दो काम होते हैं, हम एक तो ये क्या करता है, एक तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ये क्या करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ड्यूरिंग पार्टुरिशन, ड्यूरिंग बर्थ, बेबी बर्थ, है ना। तो जिस टाइम पे क्या होता है, मदर, जिस टाइम पे क्या होता है कि बेबी का बर्थ हो रहा होता है बेसिकली पार्टुरिशन के टाइम पे, उस टाइम पे बेसिकली क्या होता है, मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है ये कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन करवाता है। दूसरा इसका काम होता है, इसका दूसरा काम होता है सिक्रीट करवाना, दूसरा काम इसका क्या होता है, मिल्क की सिक्रीशन करवाना, मिल्क सिक्रीशन करवाना, है ना। मिल्क की सिक्रीशन करवाना दूसरा इसका काम होता है। ये दोनों काम इसके ध्यान रखना, ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब बात की जाए अगर वैसोप्रेसिन की, वैसोप्रेसिन की अगर हम बात करते हैं, इसका दूसरा नाम है ADH, या फिर बोल दो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, है ना। तो देखो ये दोनों के दोनों जो हार्मोन्स है ना, चाहे आप ऑक्सीटोसिन की बात करो, चाहे आप वैसोप्रेसिन की बात करो, ये सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर। ये देखो, ये सिंथेस देखो, ये देखो सिंथेसाइज कहाँ पे हो रहा है, जो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है ये सुप्राफाइटिक जो न्यूक्लियस है वहां से बनता है, और जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है वहां से क्या बनता है, वहां से वैसोप्रेसिन बनता है, और इनको स्टोर किया जाता है टेम्पररी, कहाँ पे इनको स्टोर करते हैं, कहाँ पे, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। तो आगे जाके फिर ये फंक्शन करते, तो ये कहाँ पे काम करेगा, एक तो ये मेमरी ग्लैंड के ऊपर काम करेगा, मेमरी ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। दूसरा ये कहाँ काम करता है, ये यूट्रस के ऊपर काम करेगा। वैसोप्रेसिन की बात की जाए तो ये जाके कहाँ पे काम करता है, वैसोप्रेसिन ये DCT के ऊपर काम करेगा,
एंड जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, डक्ट है जो वहां काम करेगा, है ना। पिछले कॉन्सेप्ट के अंदर हम समझ चुके हैं इसके बारे में, जब मैंने आपको रास वाला पाथवे पढ़ाया था, तो उस रास वाले पाथवे के अंदर भी ये सारी की सारी चीजें बताई थी, किस तरीके से एडीएच होता है जो यहाँ पे क्या करता है, अच्छे तरीके से वर्क करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट वाला जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। देखो थायराइड ग्लैंड जो है ये सबसे लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। पाया कहाँ पे जाता है, ये नेक में पाया जाएगा। हमारी जो नेक होती है यहाँ पे पाया जाता है, लेरिंग्स के बिल्कुल ऊपर होता है ना। तो कहाँ पाया जाएगा, ये बिलो दी लेरिंग्स के नीचे होता है, और ये हमारी जो ट्रैकिया के ना दोनों साइड पे पाया जाता है, ईच साइड ऑफ ट्रैकिया, है ना। इस याद रखना, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोलते हैं। और अगर वेट की बात की जाए तो 15 से 20 ग्राम इसका वेट होता है किसी भी एक अडल्ट के ऊपर। अब इंपॉर्टेंट वो होता है ये एंडोक्राइन ग्लैंड, ये वाला जो थायराइड ग्लैंड है। क्यों, ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये जिन हार्मोन्स को रिलीज करता है उनको थायरोक्सिन बोलते हैं, या फिर उनको ट्राई आइडोथायरोनिन बोल देते हैं, है ना। जिनको कॉमनली हम T3 T4 के नाम से जानते हैं, T3 T4 तीन हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं, T3 T4, एक होता है कैल्सिटोनिन, एक होता है कैल्सिटोनिन। जो T3 T4 होते हैं इनको तो हम बोलते हैं थाइरोक्सिन, क्या बोल देंगे, थाइरोक्सिन। और जो कैल्सिटोनिन होता है बेसिकली ये कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को रिलीज करता है, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, रेगुलेट करता है ना। तो तीसरा हार्मोन यहाँ पे कौन सा निकलता है हमारे यहाँ पे, कैल्सिटोनिन, जो क्या करता है, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो थायरोक्सिन होता है ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म के अंदर बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। देखो चाहे T3 है, चाहे T3 है, चाहे T4 है, ये हमेशा दोनों क्या करते हैं, बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होता है, मेटाबॉलिक जो रेट होता है उसको इंक्रीज करते हैं। देखो जितने भी ये हमारे सामने एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, इस वीडियो को, इससे जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी ना, उस नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे कौन सी डिजीज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम हॉर्मोन्स पढ़ रहे हैं, उनका सोर्स पढ़ रहे हैं कौन सा ग्लैंड है, और उनका फंक्शन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे कि हर हार्मोन की कमी के कारण, या कोई हार्मोन कम होता है या फिर कोई हार्मोन ज्यादा होता है, उसके कारण कौन सी डिजीज होती है ना, है ना। चलो, जैसे अब देखो बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है। अब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ मेटाबॉलिक इंक्रीज। देखो ये एक सेल है, बहुत ध्यान से सुनना, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसके आसपास क्या है, ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या है, ये ग्लूकोज भी है, ये क्या है, ग्लूकोज भी है। अब ये जो सेल है, अगर मैं बोलूं कि इस सेल का मेटाबॉलिक जो रेट है वो क्या है, हाई है, तो इसके आसपास जितना भी ग्लूकोज होगा ये सारे के सारे ग्लूकोज को क्या कर लेगा, यूटिलाइज कर लेगा। जितना भी ग्लूकोज इसके आसपास होगा इस सारे के सारे ग्लूकोज को क्या करेगा, ये यूटिलाइज कर लेगा। अगर ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा तो उसके लिए इसको उतनी ही ज्यादा क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस भी चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ही होती है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि मेटाबॉलिज्म रेट होने का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन को मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा क्या करना, यूज करना, है ना। अब देखो इनकी जो अमाउंट होती है ना वो बहुत, मतलब एक बहुत नॉर्मल सी अमाउंट होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होती हॉर्मोन्स की कभी भी। लेकिन जितनी एक नॉर्मल अमाउंट होती है, अगर उससे ज्यादा हार्मोन की अमाउंट बढ़ जाए, ध्यान से सुनना, डिजीज से रिलेटेड चीज है ये। जितनी अमाउंट किसी एक हार्मोन की होनी चाहिए, अगर ये अमाउंट उससे भी ज्यादा हो जाए तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट बहुत फास्ट हो जाएगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट बहुत फास्ट हो जाएगा। और वो पर्सन जिसके अंदर ये कंडीशन हुई है वो कितना मर्जी खाना खा ले, उसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट हाई है, तो वो लगातार उसका सारा का सारा खाना जो है वो मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होता जाएगा, डाइजेस्ट होता चला जाएगा, यूटिलाइज होता चला जाएगा, और उसको लगातार भूख लगेगी। और इवन उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, इवन उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, जो लिपिड्स होगा उसकी बॉडी के अंदर, जो प्रोटीन होगा उसकी बॉडी के अंदर, उसको भी यूज कर लिया जाएगा। इसका सीधा सीधा सा मतलब क्या है, अगर हाइपर थायरॉइडिज्म की कंडीशन आती है तो उस केस में जो बॉडी के अंदर जो लिपिड होता है, जो स्टोर लिपिड है, वो भी यूटिलाइज हो जाएगा। तो वो जो पर्सन है ना, जब आप उसको देखोगे एकदम से, तो अचानक से कोई पर्सन आपको पतला होना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा एकदम से स्लिम होना शुरू हो जाए, समझ लो हाइपर थायरॉइडिज्म की प्रॉब्लम है। आंखें, क्योंकि आंखों का साइज फिक्स होता है, तो अगर बॉडी लगातार, बॉडी में से फैट निकलता रहेगा, बॉडी में से कार्बोहाइड्रेट निकलता रहेगा, प्रोटीन निकलता रहेगा, तो आंखों का साइज वही है, तो आंखें ना से बल्जिंग आइज हो जाती है।
आगे डिस्कस करेंगे, है ना। अब ये देखो ध्यान से, अगर मान के चलो कि अगर मान के चलो T3 T4 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो हो जाती है, जितनी होनी चाहिए थी नॉर्मल से कम होगी, तो उस टाइम पे वो कोई पर्सन कितना थोड़ा सा भी खाएगा ना, तो क्योंकि उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट स्लो है, तो थोड़ा सा भी खाएगा ना, तो मेटाबॉलिज्म रेट स्लो है, तो वो जो न्यूट्रिशन उसकी बॉडी के अंदर जाएगा वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि फैट फूड सब उसकी बॉडी के अंदर स्टोर होता रहेगा और एकदम से पर्सन मोटा होना शुरू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या चाहिए, देखो ये है हमारे सामने T3 है, ये है T4 है, यहाँ पे देखो ये आयोडीन है, ये एक आयोडीन, दूसरा आयोडीन, तीसरा आयोडीन, यहाँ पे भी आयोडीन 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 आयोडीन, है ना। तो एक बात यहाँ पे ये भी समझ आती है कि आयोडीन की जो आयोडीन होता है, बेसिकली आयोडीन जो होता है, आयोडीन, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द synthesis of synthesis of required for the synthesis of थायरोक्सिन थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन की सिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, आयोडीन रिक्वायर्ड होता है। दिस इज द रीजन, यही रीजन है कि जो भी साल्ट हमें मार्केट में मिलता है वो आयोडाइज्ड साल्ट होता है। वो कैसा होता है, आयोडाइज्ड साल्ट होता है। अब ऐसे लोग जो पहाड़ों में रहते हैं उनके अंदर हमें हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो जो पहाड़ों से निकलने वाला नमक होता है उसको खाते हैं बेसिकली, जिसकी वजह से आयोडीन की कमी उनकी बॉडी के अंदर हो जाती है ना। तो कुल मिला के क्या पता चलता है कि जो T3 T4 हॉर्मोन्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, है ना। तो अब देखो नेक्स्ट देखो पैराथायरॉयड ग्लैंड। अभी मैं कैल्सिटोनिन के बारे में भी आपको बताऊंगा। देखो अगर आप थायराइड ग्लैंड को घुमा के इसकी पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे जो हार्मोन छोटे छोटे आपको 4 हॉर्मोन्स देखने को मिलेंगे। ये चारों के चारों जो हॉर्मोन्स होते हैं बेसिकली इनको हम क्या बोलते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड प्रेजेंट होते हैं, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड प्रेजेंट होंगे और 2 पेयर्स होते हैं। और यहाँ से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं इनको हम पैराथायरॉयड हार्मोन बोल देते हैं, पीटीएच, या फिर पैराथॉर्मोन बोल देते हैं, दोनों ही इसी के नाम है, या फिर पैराथॉर्मोन बोलते हैं। अब ये जो पैराथॉर्मोन होते हैं इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करना, है ना। ये पता क्या करते हैं, देखो मैं यहाँ पे आपको बड़े बड़े से तरीके से बताऊंगा। यहाँ रखा मैंने पीटीएच, यहाँ रखा मैंने कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन, है ना। और ये रहा ब्लड, ये रहा, ये क्या है यहाँ पे, ये है ब्लड, ये ब्लड है। देखो पीटीएच का काम होता है कैल्शियम को क्या करना, इंक्रीज करना इन ब्लड। तो मान के चलो ये बोन है, सपोज करो ये बोन है ना। तो अब ये पता क्या करता है, क्योंकि इसका क्या काम है ब्लड के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज करना, तो ये बोन्स को क्या करेगा, बोन्स को रेंडर करता है, बोन से कैल्शियम को निकालेगा और इसको कहाँ भेजेगा, ब्लड के अंदर भेजेगा, है ना। तो इसका फंक्शन है, पीटीएस जो होता है, जो पैराथॉर्मोन होता है, इसका काम होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करना। लेकिन कैल्सिटोनिन का उल्टा काम है। कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्सिटोनिन का क्या काम है, कैल्सिटोनिन क्या करेगा, ये ब्लड के में से कैल्शियम को क्या करता है, कम करता है, कैल्शियम को क्या करेगा, कम करेगा इन ब्लड, है ना। तो ये क्या करेगा, ये कैल्शियम को उठाएगा ब्लड से और उसको कहाँ डिपॉजिट कर देगा, बोन्स के ऊपर डिपॉजिट कर देगा, है ना। तो हम ये बोलते हैं, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, हम ये बोलते हैं कि जो पैराथॉर्मोन होता है, जो पैराथॉर्मोन एंड जो कैल्सिटोनिन है, कैल्सिटोनिन है, ये दोनों के दोनों एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। एंटागोनिस्टिक का मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज सुने इनके बारे में, एक टर्म यूज की जाती है, देखो ये होता है हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन। क्यों, क्योंकि ये ब्लड के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज कर रहा है, इसको हम बोलते हैं हाइपो कैल्सियमिक हार्मोन, है ना। तो एक हाइपर कैल्सियमिक है, एक हाइपो कैल्सियमिक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये भी जो टर्मिनोलॉजी होती है ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है ना। चलो नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं, नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड हमारे सामने आता है थाइमस। तो थाइमस अगर आप देखोगे तो ये देखो ये स्टर्नम बोन है, स्टर्नम के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट है, और यहाँ पे ना बीच में लंग्स होते हैं, यहाँ पे बीच में क्या होता है, लंग्स होते हैं। तो ये देखो ये सारा का सारा लंग्स है यहाँ पे, है ना। तो स्टर्नम के पीछे है
और लंग्स के बीच में इनकी लोकेशन क्या है, इनकी लोकेशन क्या है, थाइम, हमारा हमारा कहाँ पे है ये जो हम ये बोलते थे स्टर्नम जो बोन होते हैं स्टर्नम के बिल्कुल पीछे होते हैं, थोरेक्स के अंदर स्टर्नम के पीछे होंगे एंड लंग्स के बीच में होते हैं, है ना। और इनका ना बहुत क्रूशियल रोल होता है कहाँ पे, इम्यून सिस्टम के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक पेप्टाइड नेचर का हार्मोन निकलता है जिसको थाइमोसिन बोलते हैं। और ये जो थाइमोसिन होता है ये टी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन में रोल प्ले करता है। इम्यून सिस्टम के अंदर आप इसको पढ़ोगे, ये टी लिम्फोसाइट की क्या करता है, मैच्योरेशन के अंदर एक क्या करता है, अच्छा खासा रोल प्ले करता है। इसके बारे में एक ध्यान ये भी रखना है, इसके ऊपर ये भी स्टेटमेंट होती है, जो थाइमस होता है जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे ये डीजनरेट होता चला जाता है। इसलिए जो ओल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, जो ज्यादा एज के लोग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी क्या होती है, वीक होती है, बिकॉज उनके अंदर जो थाइमोसिन होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। जब थाइमोसिन कम होगा तो टी सेल्स जो है वो भी कम बनेंगे, है ना। तो इसकी की वजह से क्या होता है, जैसे कोविड अभी आया था ना, तो कोविड के अंदर डेथ जो हुई थी वो ज्यादातर ऐसे लोगों की हुई थी जिनकी एज काफी थी, है ना, बिकॉज उनके अंदर थाइमोसिन ही नहीं था। और थाइमोसिन का काम क्या है, टी सेल को मैच्योर करना। गॉट इट, है ना। तो नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड निकल के यहाँ पे आता है, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के बिल्कुल ऊपर पे देखो, बड़ा ही प्यारा ये डायग्राम, बड़ा ही प्यारा लगा था मुझे, है ना। तो किडनी के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होता है ये थायराइड ग्लैंड, है ना। इसकी अलग अलग तस्वीरें हैं मेरे पास। ये देखो, ये रहा हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है यहाँ पे, है ना। एक बैक से भी इसकी तस्वीर है, ये देखो ये रहा एड्रिनल ग्लैंड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे आपको हर डायग्राम में आपको ये ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा नजर आ रहा है, मतलब ट्रायंगुलर शेप का होता है ये हर डायग्राम। देखो ये देखो ट्रायंगुलर शेप का, ऐसी शेप का नजर आएगा, है ना। तो ये ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड होता है बेसिकली, और इसके नीचे ना बिल्कुल यहाँ पे किडनी होती है ना। इसके बिल्कुल नीचे हमें क्या देखने को मिलता है, किडनी देखने को मिलेगा ना, डायग्राम में देखेंगे ध्यान से। ये देखो बिल्कुल नीचे क्या है, हमें यहाँ पे किडनी देखने को मिलती है, ये बिल्कुल नीचे, ये किडनी के बिल्कुल अब ऊपर की तरफ होता है, ठीक है जी। तो देखो, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो दो यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं इनका जो वेट होता है वो 4 ग्राम के आसपास होता है, और किडनी के बिल्कुल ऊपर होते हैं, पोल के ऊपर। और जब हम इनका हम एलएस कट करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि इनके अंदर दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। एक अंदर की तरफ जो टिश्यू पाए जाते हैं उनको हम एड्रिनल मेडुला बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ टिश्यू पाए जाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स बोलते हैं, है ना। तो ये देखो ध्यान से, ये इधर वाला तो हो गया एड्रिनल मेडुला हो गया, और ये सारा का सारा एरिया क्या है, एड्रिनल कोर्टेक्स वाला एरिया। जैसे किडनी को हम रीनल कोर्टेक्स में एंड मेडुला में डिवाइड करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये भी जो है ये डिवाइड होते हैं मेडुला एंड कोर्टेक्स के अंदर। आउटर रीजन जो है वो कोर्टेक्स होता है, और इंटरनल जो रीजन होता है ये मेडुला होता है। और अगर हम हॉर्मोन्स की बात करते हैं तो ये अलग नेचर के हार्मोन को रिलीज करते हैं, और जो एड्रिनल कोर्टेक्स होता है ये अलग तरह के नेचर के हार्मोन्स को क्या करता है, रिलीज करता है ना। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रिनल मेडुला की, छोटी सी बात रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगी। देखो इससे 20% ग्लैंड का टोटल का 20% पार्ट इसका होता है ना। अब बेसिकली ये पता क्या रिलीज करता है, ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट हार्मोन को रिलीज करता है एड्रिनल मेडुला जो होता है। एक तो एपिनेफ्रिन को रिलीज करेगा, एक नोर एपिनेफ्रिन को रिलीज करेगा। एपिनेफ्रिन को बेसिकली हम एड्रिनलिन भी बोल देते हैं, और नोर एपिनेफ्रिन को हम नोर एड्रिनलिन भी बोलते हैं। अब अगर मैं एड्रिनल कोर्टेक्स की बात करता हूँ तो एड्रिनल कोर्टेक्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, इनको हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन बोलते हैं। इन सबका जो नेचर है वो स्टीरॉइड नेचर होता है, जबकि एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन का जो नेचर होता है वो पेप्टाइड नेचर होता है ना। तो जितने भी हार्मोन कोर्टेक्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं ये सारे के सारे स्टीरॉइड नेचर के होते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं, ये कोर्टेक्स वाला रीजन है ना, ये मेडुला वाला रीजन है। मेडुला से कैटेकोलामिन, सर अभी तो आपने बोला था एपिनेफ्रिन नोर एपिनेफ्रिन, दोनों को मिला के बच्चे कैटकोलामिन बोलते हैं। उसके अलावा जो हमारा कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स के 3 रीजन होते हैं। सबसे बाहर वाला होता है जोना ग्लोमेरुलस बोलते हैं, फिर फेसिकुलेटा आता है बीच वाला रीजन, और सबसे अंदर वाला जो रीजन होता है इसको हम जोना रेटिकुलरिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जोना रेटिकुलरिस बोलते हैं। ओके, तो इन तीनों के बारे में देखते हैं, इन तीनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मेडुला की बात कर लेते हैं, एड्रिनल मेडुला। तो मेडुला जो है ये एड्रिनलिन को रिलीज करेगा, यार नोर एपिनेफ्रिन या फिर नोर एड्रिनलिन को रिलीज करता है। देखो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये सारे के सारे स्ट्रेस की सिचुएशन में हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको इमरजेंसी हॉर्मोन्स के नाम से जाना जाता है ना। सीएसआईआर का पेपर देने जा रहे हो, अभी एग्जामिनर हॉल में जाके बैठे हो, क्लासरूम में बैठे हो जाके, डर लग रहा है बार बार, है ना, प्यास लग रही है, पानी पीने का मन कर रहा है, तो ये सारा कुछ किसके कारण होता है, इन्हीं इमरजेंसी हॉर्मोन्स के कारण होता है, क्योंकि वो हमारे लिए एक तरह से स्ट्रेस सिचुएशन होती है।
है ना। तो बेसिकली इनको मिला के हम क्या बोलते थे, कैटकोलामिन बोलते हैं। और ये जो कैटेकोलामिन्स होते हैं ना बेसिकली ये ब्रेक डाउन करते हैं ग्लाइकोजन का। हमें भूख लगती है जब भी हमें डर लगता है, हमारी बॉडी एनर्जी मांगती है। देखो डर की एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो कभी किसी की लड़ाई हो जाए, सपोज करो कभी किसी की लड़ाई हो जाती है, जैसे दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो अब लड़ रहे हैं तो ये एक तरह से क्या है, स्ट्रेस की सिचुएशन है। स्ट्रेस की सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, एकदम से अंदर क्या होता है, एपिनेफ्रिन जो है, एपिनेफ्रिन नोर एपिनेफ्रिन एकदम से रिलीज होते हैं। जब एकदम से रिलीज होते हैं तो ये करते क्या है, ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करते हैं ग्लूकोज के अंदर। अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जो सेल्स आसपास होते हैं ग्लूकोज का यूटिलाइज करना इंक्रीज शुरू कर देते हैं, ग्लूकोज को यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, एकदम से एक एनर्जी से आ जाती है, एकदम से एक एनर्जी से आ जाती है ना। देखना कभी कोई लड़ेगा ना, लड़ाई करता है तो उसमें एक एनर्जी से आ जाती है। क्यों? क्योंकि क्योंकि यही हुआ, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन से ग्लूकोज जो है वो बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि ग्लाइकोजन का यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है ना, ग्लूकोज का लेवल। इसके साथ साथ हार्ट रेट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांस लेते हैं ना, तेज तेज सांस लेते हैं, तेज तेज सांस लेते हैं तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है। इसके अलावा क्या होता है, जो लिपिड की ब्रेकडाउन होती है, ऐसे ही प्रोटीन की जो ब्रेकडाउन होती है, वो सारा कुछ क्या है, बढ़ जाता है। जिसके कारण, इन इमरजेंसी हॉर्मोन्स के कारण, इन इमरजेंसी हॉर्मोन्स के कारण, है ना। तो कभी भी वो जो एड नहीं आती, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, डर के आगे क्या है, माउंटेन ड्यू। एक्चुअली में बड़े अच्छे ही लॉजिक से उन्होंने यूज किया, क्योंकि जब भी डर लगेगा तो प्यास लगेगी, और डर के आगे क्या है, जीत है। तो डर के आगे क्या है, प्यास लगेगी ना, लगेगी ना प्यास। तो देखो एड वाले भी कभी कभी कमाल कर देते हैं, है ना। तो ये कुछ फंक्शंस है दोनों के। जो एपिनेफ्रिन होता है या फिर एड्रेनलिन बोलते हो, ये हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। ये यहाँ पे गलत है, ये भी हार्ट रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करेगा, ये नॉर्मल करता है। ऐसे ही ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ये भी करेगा, है ना। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं बेसिकली, ये जो हमें ध्यान रखना है। ब्लड शुगर को ये इंक्रीज करता है, ये भी इंक्रीज करेगा, दोनों इंक्रीज करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था, ये पेपर के अंदर स्टेटमेंट भी आई हुई है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कैटकोलामिन। कैटकोलामिन का मतलब है दोनों के दोनों क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स की। अब एड्रिनल कोर्टेक्स के अंदर हमें 3 लेयर्स देखने को मिलती है। सबसे बाहर होती है जोना ग्लोमेरुलस, ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज, देखो जो ग्लोमेरुलस होती है ना, ये जिस कैटेगरी को रिलीज करती है उसको मिनरेलो कोर्टिकोइड बोलते हैं, कोर्टिकोइड हार्मोन बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरेलो कोर्टिकोइड होता है वो कौन सा होता है, वो एल्डोस्टेरोन होता है। उसके अलावा जो जोना फेसिकुलेटा होती है, ये रिलीज करती है ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। और ये जो ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है, इसके बारे में भी हम, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल सबसे इंपॉर्टेंट मेन जो हार्मोन है यहाँ पे, है ना। इसके अलावा जो रेटिकुलरिस होती है, ये एंड्रोजन को भी सीक्रेट करती है, आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जोना ग्लोमेरुलस सबसे पहली लेयर है, ठीक है। ये क्या करती है बेसिकली, ये रिलीज करेगी एल्डोस्टेरोन को रिलीज करती है। देखो एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगी, याद रखना ये मिनरेलो कोर्टिकोइड को रिलीज करती है, लेकिन इसका सबसे मेन हार्मोन कौन सा होता है, एल्डोस्टेरोन होता है ना, एल्डोस्टेरोन। अब ये जो एल्डोस्टेरोन होता है ना बेसिकली, ये पता क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन एंड, देखो याद होगा हमने पढ़ा था RAAS पाथवे। देखो इससे पहले हमने यूरिन फॉर्मेशन के अंदर, और उससे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर आपको मैंने रास पाथवे भी पढ़ाया था, है ना। इसका नाम क्या था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे सिस्टम बोल दो, है ना। तो एल्डोस्टेरोन यहाँ पे भी नाम आ रहा है एल्डोस्टेरोन। तो बेसिकली वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में, पोटेशियम के रीअब्जॉर्प्शन में, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में ये रोल प्ले करता है। नाम इनका क्या है भाई, इनका नाम ही है मिनरेलो कोर्टिकोइड। तो मिनरल्स जो होते हैं बेसिकली, उनको रीअब्जॉर्ब करने में, उनको बॉडी में बैलेंस करने में एल्डोस्टेरोन का बहुत अच्छा खासा रोल होता है। बहुत अच्छा खासा क्या होता है, रोल होता है एल्डोस्टेरोन का, ध्यान रखना इसके बारे में, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जोना फेसिकुलेटा की, तो 75% एरिया इसी का ही होता है, जोना फेसिकुलेटा का। अब ये जो जोना फेसिकुलेटा होता है ना, इसकी ये बड़ा कमाल का हार्मोन है। इसके अंदर जो कैटेगरी होती है, कैटेगरी को बोलते हैं हम ग्लूकोकोर्टिकोइड। और ग्लूकोकोर्टिकोइड के अंदर सबसे मेन जो हार्मोन होता है वो कोर्टिसोल होता है। अब ये जो कोर्टिसोल होता है ना, कोर्टिसोल के बारे में बड़ी मस्त सी बात बताता हूँ। जब भी हमारी बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करवाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर देता है। इसके अलावा आरबीसी प्रोडक्शन में भी ये रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। नियोजेनेसिस का मतलब क्या है, लिपिड जो है,
लिपिड, प्रोटीन, या फिर बोल दो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या बनाना, ग्लूकोज को बनाना, इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना। अब ग्लूकोज को बनाने के लिए लिपिड को भी ब्रेक कर देगा, प्रोटीन को भी ब्रेक कर देगा, है ना। और ये सेलुलर, क्योंकि इसका काम है ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करना, कहाँ पे, ब्लड के अंदर। तो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करना है तो सारे सेल्स को बोल देगा खबरदार अगर कोई ग्लूकोज को किसी ने यूज किया तो इस सेल्स को क्या बोल देता है कि ग्लूकोज का यूज भी नहीं करना है, अमाइनो एसिड का यूज भी नहीं करता है। तो इसको ना बेसिकली हम एक हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। क्यों, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। इसके साथ साथ ये आरबीसी के प्रोडक्शन में भी क्या करता है, रोल प्ले करता है। आपने सुना पाइलो इरेक्शन, बाल खड़े हो जाते हैं ना कभी कभी, इसी की वजह से होते हैं वो भी, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट जो लेयर है हमारी, लास्ट लेयर बचती है, सबसे इनर लेयर होती है कोटेक्स की, यह है जोना रेटिकुलरिस। जो जोना रेटिकुलरिस होती है ये एंड्रोजन को सिक्रीट करती है, और कुछ कुछ अमाउंट में ये जो होता है ये हमारा डीहाइड्रो एपी डिएस्ट्रोजोस्टेरोन होते हैं, इनको भी रिलीज करती है। ऐसे एंड्रोस्टेंडियोन को भी क्या करती है, रिलीज करती है। लेकिन याद रखना थोड़ी सी अमाउंट में ये एस्ट्रोजन को भी रिलीज करती है। तो ये जो एंड्रोजन होते हैं ना बेसिकली, ये जो एंड्रोजन यहाँ पे, ये जो एंड्रोजन रिलीज किए जाते हैं, ये प्यूबरिटी के अंदर रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, प्यूबरिटी के अंदर रोल प्ले करते हैं, है ना। जो हेयर्स वगैरह की ग्रोथ करवानी है, जो हमारे सेक्स ऑर्गन को मैच्योरिटी करवानी है, तो उसका थोड़ा बहुत जो काम होता है ये संभालता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेनक्रियास की। नेक्स्ट हम पेनक्रियास की बात करते हैं। देखो पेनक्रियास एक, इसको हम एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। मिक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो ग्लैंड होता है बेसिकली ये एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है ना। चलो तो पढ़ते हैं इसके बारे में। द पेनक्रियास इन एडिशन टू द पेनक्रियास इन एडिशन टू डाइजेस्टिव फंक्शन सीक्रेट्स टू इंपॉर्टेंट हार्मोन, जिसको इंसुलिन बोलते हैं एंड ग्लूकागोन बोलते हैं। इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। दैट आर द क्रूशियल फॉर नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज, लिपिड, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा अमाइलिन, सोमैटोस्टेटिन एंड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड नाम के जो हॉर्मोन्स हैं ये भी सिक्रीट किए जाते हैं, किसके द्वारा, यहाँ पे सिक्रीट किए जाते हैं। लेकिन इनका कुछ खास फंक्शन नहीं है, आगे जाके देखते हैं इनके बारे में, है ना। चलिए सो बेसिकली अगर हम पेनक्रियास को देखते हैं तो पेनक्रियास के अंदर में दो तरह के टिश्यू देखने को मिलते हैं। देखो एक तो आपको यहाँ पे ये वाले जो सेल देखने को मिलते हैं इनको हम बोलते हैं पेनक्रेजिक एक्नी बोलते हैं। और इनके अंदर जो ये छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं इन सेल्स को हम बोलते हैं एसिनार सेल। ये होते हैं एसिनार सेल्स, ये होते हैं एसिनार सेल्स, है ना। इसके अलावा ये देखो बीच में ये वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला रीजन, यहाँ पे पाए जाते हैं अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स। देखो ये जो एसिनार सेल्स होते हैं ये तो करते हैं एक्सोक्राइन फंक्शन करते हैं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो डाइजेस्टिव जूस को बनाने में रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करते हैं ये जो बीच वाला रीजन, जैसे ये अल्फा सेल्स है, अल्फा सेल जो होते हैं ये ग्लूकागोन नाम का जो हार्मोन होता है इसको रिलीज करते हैं। बीटा सेल जो है यहाँ पे ये रिलीज करते हैं इंसुलिन को। और इसके अलावा जो डेल्टा सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल रिलीज करते हैं यहाँ पे सोमैटोस्टेटिन हुआ, है ना, उसको रिलीज करते हैं। इसके अलावा इनके बीच में कुछ और भी सेल्स होते हैं जिनको पी सेल्स बोलते हैं। ये जो होते हैं ये पेनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड को रिलीज करते हैं, अभी तक उनका कुछ फंक्शन नहीं पता है। तो देखो ये जो बीच में अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स का आपको पूरा पूरा ये एक आइलैंड सा देखने को मिला ना, इसको बोलते हैं आइलैंड्स ऑफ लैंगरहंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहंस बोलते हैं। तो ये भी हमारे एग्जाम का क्वेश्चन निकल के आता है कि एंडोक्राइन जो फंक्शन होता है बेसिकली ये कौन सा पार्ट करता है पेनक्रियास का, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहंस करते हैं। 1 से 2% ही होता है ये पूरे के पूरे पेनक्रियास का, बाकी सारा का सारा जो पेनक्रियास होता है ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम करता है ना। चलिए अब देखो ध्यान से सुनना, हार्मोन सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास। देखो दो हार्मोन्स यहाँ पे सिक्रेट होते हैं, एक होगा यहाँ पे हमारा इंसुलिन, एक होगा हमारा यहाँ पे ग्लूकागोन। अब ये दोनों के दोनों हार्मोन्स का अगर हम दोनों हार्मोन्स की नेचर की बात करते हैं तो दोनों हार्मोन्स कैसे हैं, एक दूसरे के एंटी हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन है दोनों, है ना। अब देखो ध्यान से, सपोज करो ये ब्लड है, ये क्या है यहाँ पे, ये है
ब्लड है, और उस ब्लड के अंदर ये है ग्लूकोज, उस ब्लड के अंदर ये क्या है, ग्लूकोज है, ये है ग्लूकोज है, और मान के चलो ये आसपास सेल्स हैं, ये आसपास क्या है, सेल्स हैं, ये आसपास सेल्स हैं। बड़े ध्यान से सुना मेरी बात को। देखो जो इंसुलिन होता है ना, ये पता क्या करता है, इसका काम होता है, इसका काम क्या होता है, ब्लड में से ग्लूकोज को कम करना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। लेकिन ग्लूकागोन क्या बोलता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ एक हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है, ये है एक हाइपो ग्लाइसेमिक हार्मोन है ना। तो एक हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन हुआ, एक हाइपोग्लाइसेमिक। हाइपर ग्लाइसेमिक वो होता है जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। अब बड़े ध्यान से देखना, सारा का सारा इसी के ऊपर डिपेंड है, इसका काम है ब्लड के अंदर ग्लूकोज को डिक्रीज करना। तो ये पता क्या बोलेगा, ये कोई सेल है, तो इंसुलिन क्या, ये इंसुलिन जो होता है ये बाकी सेल्स को क्या बोलता है, ये सेल्स को बोलता है कि जितनी भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज उसको यूज कर लो। तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, ये इनहांस करेगा, ये इनहांस करेगा सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को। क्योंकि अगर सेल ग्लूकोज को यूज कर लेंगे तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, ये क्या करेगा, ये लीवर को बोलेगा ग्लाइकोजेनेसिस करने के लिए। तो भाई साहब जितने भी ग्लूकोज है उसको रख ले, स्टोर कर ले, किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, उसको किसमें कन्वर्ट कर लो, ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके स्टोर कर लो, है ना। इसके अलावा ये इसका फंक्शन है। क्यों क्यों फंक्शन है, क्योंकि इसने ब्लड में से ग्लूकोज को कम करना है, जैसे मर्जी करे। अब देखो ध्यान से, ग्लूकागोन बोलता है कि नहीं नहीं भाई, मैं तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाना चाहता हूं। तो ये सारे के सारे सेल्स को क्या कर देगा, सेल्स को सेलुलर, जो सेलुलर बेसिकली अपटेक होती है, अपटेक ऑफ ग्लूकोज जो है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, कि ना भाई ग्लूकोज नहीं नहीं, तुम ग्लूकोज का यूज नहीं करोगे, क्यों, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को रखो, नंबर वन। नंबर टू, ये लीवर को जाके बोल लेगा कि भाई साहब तुम क्या कर रहे हो, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कर दो, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कर दो, क्या कर दो, ग्लाइकोजन। ये क्या होता है भाई साहब, अरे यार ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर दो ग्लूकोज के अंदर, और इस ग्लूकोज को ब्लड में भेज दो ताकि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ सके। क्यों बढ़ सके, अरे भाई साहब ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम है, मुझे अभी भी पता चला है। तो इसलिए ये दोनों के दोनों जो हॉर्मोन्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी होते हैं, है ना। एक ब्लड में से ग्लूकोज को कम करवाएगा तो दूसरा ब्लड में से ग्लूकोज को इंक्रीज करवाता है, ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करवाएगा, गॉट इट, है ना। अब इंसुलिन की बात करो, देखो कुछ इंसुलिन को अपटेक करने वाले, बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज को अपटेक करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं, ग्लूकोज चैनल होते हैं, इनको बोलते हैं ग्लूट। कुछ ग्लूट ऐसे होते हैं जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कुछ ग्लूट ऐसे होते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। जब तक जब तक उनके पास इंसुलिन नहीं आएगा, क्योंकि इंसुलिन का एक रिसेप्टर होता है जो क्या करता है, बेसिकली क्या करेगा, एक चाबी का काम करता है। जैसे ही इंसुलिन आके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, फिर उसके बाद क्या होता है, क्योंकि जो ग्लूकोज की अपटेक की जाती है। अब देखो ध्यान से, जैसे अगर मैं ग्लूट वन की बात करता हूं तो ग्लूट वन इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, अगर इंसुलिन नहीं भी होगी तो ये अपना आराम से ग्लूकोज को एक्सेप्ट करेगा। ग्लूट टू, ग्लूट थ्री, ये भी क्या है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। लेकिन जहां पे ग्लूट फोर की बात आती है, ग्लूट फोर जो स्केलेटन मसल के अंदर पाया जाता है, जो हार्ट के अंदर पाया जाता है, जो एडिपोस टिश्यू के अंदर पाया जाता है, ये इंसुलिन क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। मतलब जब तक ब्लड के अंदर ग्लूकोज नहीं है तब तक वाले जो ये वाले जो ग्लूट रिसेप्टर्स होते हैं ये तब तक ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अगर ब्लड के अंदर इंसुलिन कम हो तो क्या उसका भी कोई असर पड़ेगा, बिल्कुल उसका भी हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर असर पड़ेगा। डायबिटीज नाम की बीमारी होती है, कल के लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, है ना। इसके अलावा गोनाड्स की अगर हम बात करते हैं तो गोनाड्स बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे हम टेस्टिस की बात करेंगे। देखो टेस्टिस के अंदर होती है सेमनीफेरस टिब्यूल, सेमनीफेरस टिब्यूल। इस सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर होते हैं लीडिक सेल,
लीडिक सेल। ये जो लीडिक सेल होते हैं ये रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन को, और ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। ये क्या करवाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा, है ना, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा, है ना। तो ये क्या है, एक हार्मोन है। ऐसे ही अगर मैं ओवरी की बात करता हूं तो ओवरी के अंदर होते हैं फॉलिकल्स, और ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन को। इसके अलावा जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन को। आगे ये क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और एस्ट्रोजन का काम होता है फॉलिकल को क्या करना, फॉलिकल को मैच्योर करवाना, है ना। तो ये हॉर्मोन्स होते हैं बेसिकली किसके अंदर, जो हमें मेल एंड फीमेल के अंदर देखने को मिलते हैं। सो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन होता है एंड प्रोजेस्टेरोन होता है। और इसके इसलिए हम बोलते हैं कि जो ओवरी होती है, जो टेस्टिस का मेन फंक्शन तो होता है स्पर्म की प्रोडक्शन करना, लेकिन इसके अलावा ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। सेम ओवरी का काम होता है क्या, ओवरी का काम होता है बेसिकली ओवम को प्रोड्यूस करना, लेकिन इसके अलावा ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को भी रिलीज करता है, ये रिलैक्सिन को भी रिलीज करती है, ये रिलैक्सिन नाम के हार्मोन को भी रिलीज करती है। तो ये कुछ एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमारे ग्लैंड्स हैं जो कुछ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी कुछ ग्लैंड्स हैं, जैसे जी सेल्स हैं जो गैस्ट्रिन को रिलीज करते हैं। ऐसी ब्रूनल ग्लैंड्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, सोमैटोस्टेटिन कोल्सिस्टोकाइनिन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो इन सारे के सारे हार्मोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे हार्मोन्स का सोर्स क्या है, कहाँ से रिलीज होते हैं, क्या काम करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में एज इट इज पूछने को मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाना, इस तरफ ग्लैंड लिखो, इस तरफ फॉर्मल लिखो, साथ में फंक्शंस लिखो। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज इसी से रिलेटेड होगा, एंडोक्राइन डिजीज। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।